नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, आज जो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे वह टॉपिक है, विषय है क्रांति। क्रांति का नाम आपने सुना ही होगा। क्रांति कहते किसको हैं? एक्चुअली जो क्रांति है, क्रांति को कहते हैं जो समाज में आधारभूत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन होते हैं, उसको क्रांति कहा जाता है। क्रांति कहीं ना कहीं परिवर्तन का सूचक होता है और कहीं ना कहीं विद्रोह का सूचक भी होता है। तो क्रांति राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है प्राचीन काल से ही। तो हम पूरा क्रांति के बारे में विवेचना करते हैं, धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं कि प्राचीन काल से क्रांति के बारे में किसने क्या कहा और आधुनिक तक क्रांति के बारे में विभिन्न विद्वानों का दृष्टिकोण क्या क्या रहा है और इतिहास में कौन कौन सी क्रांतियाँ हुई हैं जो महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हैं। आज हम उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए मित्रों, पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो क्रांति जो रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं, क्रांति का मतलब रहता है समाज में आधारभूत सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन। आधारभूत सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन को, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन को क्रांति कहा जाता है। राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? क्रांति। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर मित्रों, सबसे पहले कहते हैं क्रांति पर जो चर्चा की थी वो अरस्तू ने की थी। अरस्तू अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में क्रांति पर चर्चा करता है। तो अरस्तू अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में क्रांति पर चर्चा करता है, लेकिन वह क्रांति का बहुत ही संकीर्ण अर्थ बताता है। अरस्तू के अनुसार संविधान या सरकार में परिवर्तन ही क्रांति है। तो अरस्तू क्या कहता है? संविधान या सरकार में परिवर्तन ही क्रांति है। संविधान बदल जाए या सरकार ही बदल जाए, जैसे हमारे यहाँ मनमोहन सिंह जी की सरकार बदली, मोदी जी बने, वो उसको भी क्रांति कह देते हैं। संविधान या सरकार में परिवर्तन को क्रांति है। बहुत संकीर्ण अर्थ बताते हैं। क्या बताते हैं? संकीर्ण। तो ये संकीर्ण अर्थ बताते हैं कौन? अरिस्टोटल। ये ध्यान में रखना है। फिर अरस्तू जो है पांचवें भाग में, पॉलिटिक्स में 8 भाग थे जैसा कि आप जानते हैं, उसके पांचवें भाग में क्रांति के कारणों की चर्चा करता है और अनेक प्रकार के कारण बताता भी है। सामान्य कारण में असमानता न्याय लेता है, विशेष कारण में भय घृणा पर आधारित शासन, संविधान की अवहेलना लेता है। फिर विशेष व्यवस्था में विशेष कारण की भी चर्चा करता है, जैसे राजतंत्र में कहता है कि बेसिकली राजतंत्र में जब क्या है, राजा में बदलाव आता है तो क्रांति हो जाती है। जब राजा कहीं ज़्यादा शोषण करता है तो भी क्रांति हो जाती है, या किसी विशिष्ट व्यक्ति का अपमान कर देता है तो भी क्रांति हो जाती है। तो बताता भी है, जैसे कौटिल्य का अपमान हुआ था, घर्मन ने किया था, तो कहता है क्रांति हो गई। तो ऐसे राजतंत्र में अलग क्रांति के कारण बताता है, कुलीन तंत्र में अलग बताता है, संवैधानिक तंत्र में अलग बताता है। तो अरस्तू क्रांति के कारणों की व्यापक चर्चा करता है। फिर 7वें भाग जो था उसमें बेसिकली क्रांति को रोकने के उपायों की चर्चा करता है, लेकिन अरस्तू क्रांति के कारणों से ज़्यादा रोकने के उपायों पर बल देता है। रोकने के उपायों पर बल देता है, इसका मतलब अरस्तू क्रांति को अच्छा नहीं मानता है। क्रांति के रोकने के उपाय, कहता है क्रांति अच्छी नहीं होती है। तो अरस्तू ने क्रांति को उचित नहीं माना और इसलिए उसको कुछ विचारक रूढ़िवादी विचारक भी कह देते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इतना विवेचना तो सबसे पहले अरस्तू ने की थी। अब अरस्तू के बाद जो आधुनिक काल में क्रांति का अध्ययन करने वाले जो विद्वान हैं, उनको हम 4 शाखाओं में बांटते हैं। तो मित्रों, आइए उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं कि 4 शाखाएं कौन कौन सी हैं। ये 4 शाखाएं इस प्रकार हैं। पहली शाखा है मार्क्सवादी शाखा। कौन सी शाखा है? मार्क्सवादी शाखा है। मार्क्सवादी शाखा है। इसमें बेसिकली क्रांति पर चर्चा करते हैं मार्क्स, लेनिन और माओ। मार्क्सवादी शाखा में दूसरी शाखा जो है वो सापेक्ष वंचन वाली शाखा है। वो कहते हैं जब कोई समूह वंचित हो जाता है, अपने उसको अधिकार नहीं मिलते, उचित संसाधन नहीं मिलते, तो क्रांति हो जाती है। तो इसमें जो है, इसमें टी.आर. गर, टिल्ली जैसे विद्वान हैं, टी.आर. गर, टिल्ली और स्काइपोल जैसे विद्वान इस श्रेणी में आएंगे। तीसरी जो शाखा है वो आधुनिकीकरण को क्रांति का कारण मानती है।
वो कहते हैं आधुनिकीकरण से कहीं ना कहीं क्रांति होती है। तो तीसरी शाखा ऐसा कहती है, आधुनिकीकरण का मतलब चेतना आना। जब चेतना आती है, कहीं ना कहीं वैज्ञानिक परिवर्तन आते हैं, तो उससे क्रांति होती है। तो ये इनका कहना है। जैसे बेसिकली मैंने आपको अभी पिछली वीडियो में काफ़ी अरब बसंत क्रांति बताया था, तो अरब बसंत क्रांति कहीं ना कहीं आधुनिकीकरण से आई क्रांति है। तो आधुनिकीकरण जो क्रांति का कारण बनता है, तो वो इसमें जो श्रेणी के विचारक हैं, इसमें कौन कौन आधुनिकीकरण को महत्वपूर्ण मानते हैं क्रांति के लिए? सी जॉनसन, बैरिंगटन मूर और हंटिंगटन, एसपी हंटिंगटन है। तो ये इसमें चौथी शाखा जो है समकालीन शाखा है। तो इसमें जो विद्वान हैं वो क्रेन ब्रिंटन, अन्ना हरेंट, एडमंड बर्ग जैसे विद्वान हैं, जो मेनली 4 क्रांतियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। उनमें से है गौरवपूर्ण क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति। इनका तुलनात्मक इनमें से किसी एक क्रांति के बारे में चर्चा करना, या 2 क्रांति की, या चारों के साथ साथ चर्चा करना, ये समकालीन का विषय है। तो इस प्रकार से मित्रों मैंने बताया कि क्रांति पर अध्ययन करने वाले विद्वानों को हम 4 भागों में बांटते हैं। तो अब हम धीरे धीरे सुनते हैं किसने क्या कहा। पहला देखते हैं कि मार्क्स ने क्या कहा। मार्क्स की जो रचना है, मेन जो प्रौढ़ रचना है, जो मैच्योर रचना है, वो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो उसने 1848 में लिखी थी। उसमें उन्होंने बताया था क्रांति का कारण क्या है। तो उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद में इन सिद्धांतों में कहीं ना कहीं क्रांति का विवेचना भी किया और बताया है क्रांति के बाद ही सर्वरा अधिनायक तंत्र आता है। तो उन्होंने बताया कि वास्तव में पहले आदिम साम्यवाद था, सबकी संपत्ति साझी थी, लेकिन जैसे निजी संपत्ति का उद्भव होता है तो राज्य का निर्माण हो जाता है, दास अवस्था आ जाती है, और दास अवस्था में शोषक वर्ग जो होता है स्वामी होता है, शोषित वर्ग जो होता है दास होता है। फिर उसके बाद क्या है, फिर क्रांति होती है। वो क्रांति में कहता है बेसिकली कि यह है कि जैसे हल्के जूग का आविष्कार होता है, हल्के जूग का मतलब है बैलों के ऊपर जो लकड़ी रखी जाती है उसका आविष्कार होता है, तो सामंतवाद आ जाता है। सामंतवाद में फिर बड़े बड़े जमींदार होते हैं और किसान होते हैं। जमींदार शोषक वर्ग होता है और किसान शोषित वर्ग होता है। लेकिन जैसे ही कहता है भाप के इंजन का आविष्कार होता है, फिर क्रांति आती है, वो पूंजीवादी क्रांति उसे नाम देता है, तो उससे पूंजीवाद का आगमन हो जाता है। फिर दुनिया 2 भागों में बढ़ जाती है, बेसिकली पूंजीपति और सरबराह वर्ग। सरबराह वर्ग वो मेनली मजदूर को कहता है, प्रोलेटरेट वर्ग। तो मजदूर को सरबराह वर्ग कहते हैं, जो कम्युनिस्ट लोग हैं, मार्क्सवादी लोग हैं। तो कहता है पूरी दुनिया 2 भागों में बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, शोषण उच्चतम अवस्था में होता है, लेकिन यहाँ पर मजदूरों को संगठन बनाने का अधिकार भी होता है। इसलिए मजदूर संगठित होते हैं और कहीं ना कहीं क्रांति करके उद्योगों पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं, और वैसे ही सरबराह के अधिनायक तंत्र की स्थापना हो जाती है। इस क्रांति को सरबराह क्रांति का नाम देता है। तो बेसिकली मार्क्स 2 प्रकार की क्रांति की चर्चा करता है। एक तो पूंजीवादी क्रांति जो भाप के इंजन के आविष्कार के साथ आई, जिससे पूंजीवादी समाज का उद्भव हुआ। दूसरा पूंजीवाद में क्रांति जो सरबराह क्रांति हुई, जिसके फलस्वरूप सरबराह के अधिनायक तंत्र की स्थापना हुई। फिर मार्क्स कहता है कि वास्तव में सरबराह क्रांति के बाद जो सरबराह का अधिनायक तंत्र आता है वो एक अस्थायी अवस्था है, वो स्थायी नहीं है कि उसका प्रमुख उद्देश्य सभी को श्रमिक बनाना है और साम्यवाद की स्थापना करना है। जब सभी श्रमिक बन जाएंगे तो वर्गविहीन अवस्था आ जाएगी। वर्गविहीन अवस्था आ जाएगी तो शोषण भी समाप्त हो जाएगा, तो शोषणविहीन हो जाएगी, और जब शोषण भी समाप्त हो जाएगा तो राज्य लुप्त हो जाएगा, लास्ट में राज्यविहीन भी हो जाएगा। तो कहता है जब वर्गविहीन, शोषणविहीन, राज्यविहीन हो जाएगा तो साम्यवाद बन जाएगा, साम्यवादी अवस्था आ जाएगी। ऐसा बेसिकली मार्क्स कहता है। तो मार्क्स की रचना भी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, यह आपको ध्यान रखना। फिर मार्क्स के जो क्रांति संबंधी विचार हैं उनमें आवश्यकता के अनुसार लेनिन और माओ ने परिवर्तन किया था। लेनिन का नाम आपने सुना होगा। लेनिन वास्तव में मार्क्सवाद को व्यवहारिक बनाने वाले विद्वान हैं कि उन्होंने रूसी क्रांति की थी 1917 में, जिसे बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। लेनिन मार्क्स में काफ़ी परिवर्तन भी करता है उसको व्यवहारिक बनाने के लिए, इसलिए उसे मार्क्सवाद का सिद्धांतकार भी कह देते हैं लेनिन को। लेनिन क्या क्या परिवर्तन करता है? पहला तो कहता है जहां मार्क्स ने कहा था कि विचारधारा की आवश्यकता सरबराह वर्ग को नहीं है, ये तो पूंजीवादी उपकरण है, वो कहता है नहीं, पूंजीवादी वर्ग को भी विचारधारा की आवश्यकता पड़ती है। कौन कहता है? लेनिन। लेनिन बेसिकली कहता है कि उसको आवश्यकता पड़ती है विचारधारा की। किसको? सरबराह वर्ग को। ऐसा लेनिन कहता है क्योंकि वास्तव में वो संगठित तभी हो पाएगा, मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग या सरबराह वर्ग, जब
उसके पास निश्चित विचारधारा होगी। तो कहते हैं जैसे पूंजीवाद अपनी अपनी विचारधारा बनाते हैं, ऐसे सरबराह को भी अपनी विचारधारा बनानी होगी। फिर उसके कहता है विचारधारा को क्रियान्वित करने के लिए दल भी होना चाहिए। तो व्हाट इज टू बी डन में वो लोकतंत्रीय केंद्रवाद पर आधारित साम्यवादी दल के गठन की चर्चा भी करते हैं लेनिन। लेकिन लेनिन क्रांति के बारे में जो चर्चा करते हैं वो उनकी किताब थी द इम्पेरियलिज्म द हाई स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, इम्पेरियलिज्म द हाई स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। उस किताब में लेनिन वास्तविक चर्चा करते हैं क्रांति की। तो मैं उसका चित्र भी आपको चाहें तो मैं बताता हूँ। ये किताब है बी.आर. लेनिन की इम्पेरियलिज्म द हाई स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। इस किताब में लेनिन चर्चा करते हैं क्रांति की। लेनिन कहते क्या हैं? कहते हैं जो पूंजीवाद है वो साम्राज्यवाद की उच्चतम अवस्था है, लेकिन कहते हैं पूंजीवाद में शोषण के कारण अतिरिक्त पूंजी बनती है और अतिरिक्त पूंजी को कहीं ना कहीं निवेश करने के लिए कि अलग अलग उपनिवेश स्थापित किए जाते हैं। जैसे सिंपल है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, बाकी जगह उपनिवेश स्थापित किए। फिर कहता है उपनिवेश जो स्थापित किए जाते हैं तो इस उपनिवेशों से जो शोषण से फल मिलता है उसका कुछ लाभ विकसित देशों के श्रमिकों को मिल जाता है। इसलिए विकसित देशों के श्रमिक पहले क्रांति नहीं करेंगे, क्रांति सबसे पहले सबसे पिछड़े देश में होगी, क्योंकि वह मजदूर जो है वो सबसे ज़्यादा शोषित है। इसलिए कहते हैं सबसे पिछड़ा रूस है और सबसे पहले रूस में क्रांति होगी। जहाँ मार्क्स का कहना था सबसे पहले क्रांति विकसित देशों में होगी, वहाँ लेनिन कहते हैं सबसे पहले क्रांति पिछड़े देशों में होगी। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये लेनिन के विचार थे। लेनिन के विचारों में भी फिर मार्क्स और लेनिन के विचारों में परिवर्तन करने वाले विद्वान हैं माओ से तुंग, जिन्हें आधुनिक साम्यवादी चीन का जनक कहते हैं। इन्होंने एक किताब लिखी थी ओन कंट्राडिक्शन, जो किताब आपको दिख रही है ओन कंट्राडिक्शन। इस किताब में माओ से तुंग क्या कहते हैं ये आपको ध्यान रखना है। माओ से तुंग इस किताब में कहते हैं कि जैसे सरबराह का अधिनायक तंत्र आता है तो ये आसानी से साम्यवाद में नहीं बदलता है, इसको बदलने में सैकड़ों वर्ष भी लग जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक साम्यवाद लाने के लिए या साम्यवाद की स्थापना के लिए अनेक क्रांतियाँ करनी होंगी। तो अब केवल आर्थिक क्षेत्र में क्रांति करने से साम्यवाद नहीं आता है, इसके लिए हमें राजनीतिक, सांस्कृतिक विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में क्रांति करनी होगी। तो इसी दिशा में वो स्थायी क्रांति का सिद्धांत देते हैं, परमानेंट रेवोल्यूशन की थ्योरी देते हैं, जिसे निरंतर क्रांति का सिद्धांत भी हिंदी में कह दिया जाता है। तो कहते हैं सांस्कृतिक क्रांति होगी। तो सांस्कृतिक क्रांति 66 में उन्होंने की भी थी और 1958 में भी उन्होंने लंबी छलांग आंदोलन चलाया था। तो ये बेसिकली माओ से तुंग के विचार हैं। तो माओ से तुंग के विचार भी आपको जानने का यत्न करना चाहिए कि वो निरंतर क्रांति का सिद्धांत देते हैं। लेनिन मार्क्स के विचारों में परिवर्तन करता है, फिर लेनिन और मार्क्स के विचारों में परिवर्तन माओ से तुंग चीन की परिस्थितियों को अनुरूप करता है और नए नए कॉन्सेप्ट ये लोग विद्वान देते हैं। तो ये आपको सारा पता रहना चाहिए। अब मित्रों हम आते हैं दूसरी शाखा पर, तो वो आपको ध्यान रखना है। दूसरी शाखा पर आते हैं सापेक्ष वंचन वाले। सापेक्ष वंचन डेप्रिवेशन की जो क्लास के बारे में चर्चा करते हैं, तो वो क्या है डेप्रिवेशन, वो भी मैं बताता हूँ। सापेक्ष वंचन इसका मतलब है, ये कहते हैं विद्वान कि जब कोई वर्ग या समूह को उसका उचित अधिकार नहीं मिल पाता है, उसे संसाधन उसे जितने मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिल पाते हैं, तो क्रांति कर देता है। इसमें जो विद्वान है उसमें सबसे पहले मैंने विद्वान है टी.आर. गर, जो वाई मैन रेबेल लिखते हैं 1970 में। इसमें वो कहते भी हैं कि जब कोई वर्ग की उपेक्षा की जाती है, उसका उचित भाग उसे नहीं मिलता है, तो क्रांति कर देता है। ऐसे तीन भाई हैं, सी टिल्ली, एल टिल्ली, आर टिल्ली, टिल्ली ब्रदर के नाम से जानते हैं। उन्होंने किताब लिखी रेबेलियन सेंचुरी, 1830 से 1930 के काल की चर्चा है इसमें। तो ये भी रेबेलियन सेंचुरी में कहते हैं, अपनी पुस्तक में कहते हैं कि जब वास्तव में किसी वर्ग का वंचित कर दिया जाता है उचित लाभ से या उस संसाधनों के लाभ से, तो बेसिकली वो क्रांति कर देता है। स्क्वायपल कहते हैं खाली बस वंचन से काम नहीं चलता, वंचन के साथ राज्य कमज़ोर हो जाए तब क्रांति होती है। तो स्क्वायपल थोड़ा सा सापेक्ष वंचन प्लस राज्य का कमज़ोर होना क्रांति का कारण मानते हैं, लेकिन सापेक्ष वंचन को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये इनकी जो पुस्तकें हैं उनका चित्र भी मैं चाहें तो आपको बता देता हूँ, आप इसमें परेशान ना होइए। तो ये टी.आर. गर हैं, इनकी पुस्तक है वाई मैन रेबेल, और ये टिल्ली ब्रदर हैं, इनका रेबेलियन सेंचुरी जो किताब है। तो अब हम अगली शाखा पर आते हैं, आधुनिकीकरण और क्रांति। तो कुछ विद्वान हैं वो आधुनिकीकरण को, आधुनिकीकरण का मतलब होता है चेतना, नवीन साधन, वैज्ञानिक क्रांति होना, जन चेतना आना, तो लोगों में लोकतंत्र के प्रति चेतना आना, समानता के प्रति चेतना आना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रति चेतना आना, ये आधुनिकीकरण कहलाता है। तो सी जॉनसन, ये जॉनसन है, जॉनसन,
तो अंग्रेजी में लिखें तो ऐसे, सी जॉनसन। इन्होंने एक किताब लिखी थी रेवोल्यूशनरी चेंज, रेवोल्यूशनरी चेंज, इन्होंने किताब लिखी थी रेवोल्यूशनरी चेंज। इस किताब में उन्होंने बताया था कि आधुनिकीकरण के कारण चेतना आती है और फिर वो वर्ग चेतन होकर क्रांति कर देता है। ऐसे बैरिंगटन मूर भी ऐसे कहते हैं। हंटिंगटन भी का भी ये कहना है कि वास्तव में आधुनिकीकरण क्रांति का प्रमुख कारण होता है। हंटिंगटन तो पुस्तक भी लिखते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन डे के, उसमें वो चर्चा भी करते हैं कि बेसिकली अगर वास्तव में कर्मानुसार अगर आधुनिकीकरण नहीं होता है, विकास नहीं होता है, तो क्रांति हो जाती है। तो ये सारे विद्वान कहीं ना कहीं आधुनिकीकरण से क्रांति को जोड़कर देखते हैं। फिर अगला है समकालीन जो विश्लेषण है। समकालीन विश्लेषण मेनली 4 क्रांतियों पर आधारित है जिनके नाम आपने सुन रखे हैं। पहला गौरवपूर्ण क्रांति 1688, फिर अमेरिकी क्रांति 1776, फिर बेसिकली जो है अगला है वो फ्रांसीसी क्रांति 1789। उसके बाद जो है फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो अगला है वो भी आपको ध्यान में रखना है कि बोल्शेविक क्रांति 1917। तो ये जो लोग हैं समकालीन वाले जो हैं, समकालीन वाले जो लोग हैं ये 4 क्रांतियों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला गौरवपूर्ण क्रांति 1688, फिर अमेरिकी क्रांति 1776, फिर फ्रांसीसी क्रांति 1789, फिर बोल्शेविक क्रांति जो रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति 1917। इन 4 क्रांतियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये आपको 4 क्रांतियों के बारे में कौन कौन अध्ययन करता है वो मैं बताता हूँ कि बेसिकली सबसे पहले तो एक क्रेन ब्रिंटन विद्वान रहे। क्रेन ब्रिंटन ये इन चारों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। इन्होंने किताब भी लिखी थी द एनाटॉमी रेवोल्यूशन। क्रेन ब्रिंटन है, इधर लिख देते हैं अगर आपको दिक्कत आती है तो। क्रेन ब्रिंटन आगे अभी मैं उनके पुस्तक का चित्र भी बताऊंगा, आप टेंशन नहीं लेना। इन चारों क्रांतियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। क्रेन से आपको वैसे ही पता है, क्रेन तो सबको उठा लेती है, इसलिए इनका नाम भी ऐसा है। चारों का इकट्ठा ही अध्ययन, ये मात्र विद्वान है, चारों को साथ साथ कर लेते हैं। कहते हैं इन चारों क्रांतियों से पहले समान परिस्थितियाँ थी, शोषण था, न्याय था, अराजकता थी, इसलिए क्रांतियाँ हुई। तो ये क्रेन ब्रिंटन की किताब भी द एनाटॉमी ऑफ रेवोल्यूशन इस किताब में। फिर बेसिकली जो एडमंड बर्क हैं वो गौरवपूर्ण क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं इसका, ये एडमंड बर्क करते हैं बर्क, और कहते हैं गौरवपूर्ण क्रांति श्रेष्ठ थी, फ्रांसीसी क्रांति श्रेष्ठ नहीं थी क्योंकि रीति रिवाजों पर आधारित नहीं थी। फिर उसके बाद जो अन्ना हरेंट है, अन्ना हरेंट इन दोनों की तुलना करती है, अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति की, और ये भी अमेरिकी क्रांति को श्रेष्ठ बताती है। अमेरिकी क्रांति को श्रेष्ठ बताती कहती है फ्रांसीसी क्रांति तो कहीं ना कहीं की जो चेतना पर आधारित नहीं थी और स्वतंत्रता जैसे मुद्दों को खो देती है, ज़्यादा समानता पर ध्यान देती है। चलिए ये भी कह देती है। फिर आपको ध्यान है डी टॉकविले, वो भी फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति की प्रशंसा केवल मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट करती हैं, ये आपको ध्यान में रख लेना है। बाकी जनरली फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना डी टॉकविले भी कर देते हैं और एडमंड बर्क भी कर देते हैं और अन्ना हरेंट भी कर देती हैं। तो ये अध्ययन जो था ये आपका समकालीन वाला अध्ययन है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैं आपको क्रेन ब्रिंटन की चित्र वगैरह और साथ में ये क्रेन ब्रिंटन की किताब है द एनाटॉमी ऑफ रेवोल्यूशन, ये अन्ना हरेंट की पुस्तक है ऑन रेवोल्यूशन, और ये सी जॉनसन की है रेवोल्यूशनरी चेंज, जो मैंने बताया था आधुनिकीकरण को क्रांति का कारण मानते हैं। और ये तो सामान्य समकालीन विश्लेषण में शामिल होंगे जो 4 क्रांतियों में से किसी एक क्रांति का या चारों क्रांति का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो चारों क्रांति का करते हैं क्रेन ब्रिंटन तो, और ये अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति का करते हैं अन्ना हरेंट। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब जो मित्रों है, हम पीपीटी के माध्यम से भी आपको एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि कई कहेंगे क्रांति समझ नहीं आती है सर, तो क्या किया जाए। इसका रास्ता यही है, करत करत अभ्यास जड़मत हो सुदान वाला रास्ता है।
तो मित्रों इसको अब हम पीपीटी के माध्यम से समझते हैं। अब मैंने आपको वर्बली कुछ समझाया, अब चलिए पीपीटी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। पहला, क्रांति एक विश्लेषण। क्रांति के बारे में सबसे पहले अरस्तू ने अपनी पॉलिटिक्स में चर्चा की थी और इसका संकीर्ण अर्थ बताया था। संविधान या सरकार में परिवर्तन क्रांति है। किसने कहा था? अरस्तू ने। संकीर्ण अर्थ बताया था तो वो मैंने पहले ही बता दिया, वो संविधान या सरकार में परिवर्तन को क्रांति मान लेता है। इसके बाद अगला देखते हैं, अरस्तू पॉलिटिक्स के 5वें भाग में क्रांति के कारणों की चर्चा करता है, 7वें भाग में रोकने के उपायों की चर्चा करता है। लेकिन अरस्तू क्रांति को अच्छा नहीं मानता, इसलिए कुछ विद्वान उसे रूढ़िवादी कह देते हैं। जैसे बारकर ने भी रूढ़िवादी कहा था। तो अरस्तू को रूढ़िवादी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो क्रांति के रोकने के उपायों की चर्चा करता है, क्रांति को अच्छा नहीं मानता। जो परिवर्तन को, क्रांति को स्वीकार करते हैं तो उसे आधुनिक माना जाता है। जो क्रांति का विरोध कर देते हैं उसको रूढ़िवादी कह दिया जाता है। तो बारकर ने कह दिया। तो आगे देखते हैं मित्रों बेटा। अब क्रांति के 4 दृष्टिकोण हैं। पहला मार्क्सवादी दृष्टिकोण, दूसरा सापेक्ष वंचन और क्रांति वाला दृष्टिकोण, तीसरा आधुनिकीकरण दृष्टिकोण, चौथा है समकालीन विश्लेषण, जो 4 क्रांतियों को तुलनात्मक पर आधारित है। पहला हम चलते हैं मार्क्सवादी दृष्टिकोण पर। मार्क्सवादी दृष्टिकोण में सबसे पहले मार्क्स का नाम आता है। मार्क्स अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में क्रांति की चर्चा करता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, जो उसकी अवधारणाएं हैं, कहीं ना कहीं वो वर्ग संघर्ष की अवधारणा, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वो सब चारों मिलाकर कहीं ना कहीं क्रांति पर ही बात करती हैं। तो मार्क्स कहता भी है कि पहले आदिम साम्यवाद में शोषण नहीं था। शोषण की शुरुआत कब होती है? जब निजी संपत्ति का उद्भव होता है। निजी संपत्ति के साथ दास अवस्था आती है। दास अवस्था में स्वामी और दास 2 ही वर्ग रहते हैं। लेकिन उसके बाद क्रांति होती है, जू का आविष्कार होता है। जू होता है जो बैलों के कंधे पर लकड़ी रखी जाती है, तो उससे फिर सामंतवाद आता है। सामंतवाद में 2 वर्ग रहते हैं, सामंत और किसान। उसके बाद कहता है कि भाप के इंजन का आविष्कार होता है, क्रांति होती है। फिर पूंजीवाद का उद्भव होता है, जिसे पूंजीवादी क्रांति का नाम दे देता है। तो कहता है इस पूंजीवादी क्रांति में 2 ही वर्ग रहते हैं, पूंजीपति और सरबराह का वर्ग। लेकिन सरबराह का शोषण उच्चतम अवस्था में होता है, इसलिए वो संगठित होता है, संगठित होकर क्रांति कर देता है, जिसे सरबराह की क्रांति कहते हैं। सरबराह की क्रांति के फलस्वरूप सरबराह के अधिनायक तंत्र की स्थापना होती है। तो वो सरबराह क्रांति की चर्चा करता है। तो कहता है सरबराह के अधिनायक तंत्र की स्थापना होती है। सरबराह का अधिनायक तंत्र एक अस्थायी अवस्था है और उसके बाद उनका मेन टारगेट जो रहता है साम्यवाद की स्थापना रहता है। सभी को श्रमिक बनाना होता है। जब सभी श्रमिक बन जाते हैं तो शोषण समाप्त हो जाता है। शोषण समाप्त हो जाता है तो राज्य भी लुप्त हो जाता है। तो अंततः वर्ग विहीन, शोषण विहीन, राज्य विहीन साम्यवाद की स्थापना हो जाती है। फिर मित्रों मैंने बताया था कि लेनिन माओ के विचारों में परिवर्तन करता है और वो बताता है कि बेसिकली दल और विचारधारा भी कहीं ना कहीं क्रांति के लिए महत्वपूर्ण है। फिर साथ में कहता है पूंजीवाद साम्राज्यवाद की उच्चतम अवस्था है, लेकिन साथ में ये भी कहता है सबसे पिछड़े देश में सबसे पहले क्रांति होगी। जहाँ मार्क्स ने क्या कहा था? विकसित देश में होगी। फिर माओ जो है वो मार्क्स और लेनिन के विचारों में भी परिवर्तन करता है। जो माओ है, माओ जेदांग चाइना के हैं, आधुनिक साम्यवादी चीन के जनक हैं। तो वो ऑन कंट्राडिक्शन किताब में स्थायी क्रांति का सिद्धांत देते हैं। वो कहते हैं सरबराह के अधिनायक तंत्र के बाद आसानी से साम्यवाद नहीं आने वाला, इसके लिए हमें सभी क्षेत्रों में क्रांति करनी होगी। केवल आर्थिक क्षेत्र में क्रांति करने से साम्यवाद नहीं आता। इसलिए बेसिकली वो अनेक क्रांतियों की बात करते हैं और स्थायी क्रांति का सिद्धांत देते हैं। इसी दिशा में उन्होंने 1958 में लंबी छलांग आंदोलन और 1966 में सांस्कृतिक क्रांति भी की थी। अब मित्रों अगला सेकंड दृष्टिकोण है सापेक्ष वंचन वाला। वो सापेक्ष वंचन में जो विद्वान हैं वो सबसे महत्वपूर्ण विद्वान पहले है टी.आर. गर, जो वाई मैन रेबेल 1970 किताब लिखते हैं और कहते हैं सापेक्ष वंचित जब लोग होते हैं उनको आधुनिकीकरण से चेतना आती है तो फिर वो क्रांति कर देते हैं। ऐसे C.L. और R. टिल्ली किताब लिखते हैं रेबुलियन सेंचुरी 1830 से 1930। ये किताब तो 1975 में लिखी जाती है, लेकिन इसमें इस काल का वर्णन होता है 1830 और 1930। कहते हैं इस जो काल में है क्रांतियाँ सबसे अधिक हुई हैं, इनका कारण सापेक्ष वंचन रहा है, साथ में आधुनिकीकरण भी रहा है। तो ये दोनों बातें कह देते हैं। C. टिल्ली, L. टिल्ली और R. टिल्ली। किताब का नाम क्या है? रेबुलियन सेंचुरी 1830 से 1930। ये नाम में 1830 से 1930 और लिखी कब की थी? 1975 में। ये आपको ध्यान रखना है। ये कहते हैं आधुनिकीकरण और सापेक्ष वंचन दोनों ही महत्वपूर्ण है क्रांति के लिए, तो ऐसा कहते हैं। तो अगला देखते हैं मित्रों, एक टी. स्काइपोल है, वो किताब लिखते हैं राज्य और सामाजिक क्रांति 1979। वो कहते हैं खाली बस वंचन से क्रांति नहीं आती है, शोषण से क्रांति नहीं आती है। शोषण के साथ साथ राज्य भी कमज़ोर हो जाए
तब क्रांति होती है और तभी सफल होती है। तो ये बेसिकली दोनों बातें जोड़ देते हैं, राज्य भी कमज़ोर हो जाए और साथ में वंचित समूह भी वहाँ हो, वो मजबूत हो जाए, तो कहते हैं क्रांति हो जाती है। इसके बाद जो अगला दृष्टिकोण है वो आधुनिकीकरण वाला है, चेतना वाला है, वो भी ध्यान रखना है। इसमें मेनली सी जॉनसन है, जिनकी किताब मैंने रेवोल्यूशनरी चेंज का आपको चित्र भी बताया अभी। वो कहते हैं जब आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं, जनता में चेतना बढ़ जाती तो क्रांति हो जाती है। बैरिंगटन मूर भी कहते हैं आधुनिकीकरण जब चेतना बढ़ जाती तो क्रांति हो जाती है। हंटिंगटन भी ऐसे कहते हैं आधुनिकीकरण क्रांति के लिए उत्तरदायी है। तो देखा जाए आज जो अरब बसंत क्रांति 2010 में हुई है, तो अगस्त अरब बसंत क्रांति आधुनिकीकरण की देन है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो इसमें आपको गड़बड़ नहीं करना है। चलिए मित्रों, अब अगला दृष्टिकोण देखते हैं, समकालीन विश्लेषण। समकालीन विश्लेषण में इन 4 क्रांतियों का बारे में चर्चा की जाती है। तो चारों की साथ साथ या इनमें से कोई एक या दो उठाकर भी तुलनात्मक अध्ययन कर लिया जाता है। गोरखपूर्ण क्रांति तो आप जानते हैं इंग्लैंड में हुई थी। अमरीकी क्रांति 1776 की है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 की है। रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति 1917 की। तो ये 4 क्रांतियों का है। तो इसमें कौन कौन से विद्वान हैं? एडमंड बर्क बेसिकली कहते हैं गोरखपूर्ण क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और गोरखपूर्ण क्रांति की प्रशंसा करते हैं। फिर अन्ना हरेंट आती हैं। अन्ना हरेंट अमरीकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति का तुलनात्मक अध्ययन करती हैं और अमरीकी क्रांति को श्रेष्ठ बताती हैं। कहती हैं अमरीकी क्रांति में स्वतंत्रता जैसे मूल्यों पर बल दिया गया और जबकि फ्रांसीसी क्रांति में अवहेलना की गई। डी टाकविले भी फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना करते हैं, कहते हैं इसमें स्वतंत्रता की बात ही नहीं है। क्रेन बिंटन ऐसे विद्वान हैं जो अपनी पुस्तक द एनाटॉमी ऑफ रेवोल्यूशन में चारों क्रांतियों का साथ साथ तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। चारों क्रांतियों का साथ साथ तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और कहते हैं इन चारों क्रांतियों से पहले समान परिस्थितियाँ थी कि वर्ग संघर्ष था, शोषण था, अन्याय था, अराजकता थी, इसलिए चारों क्रांतियाँ हुई हैं। तो इन्होंने काफ़ी व्यापक अध्ययन किया अपनी पुस्तक द एनाटॉमी ऑफ रेवोल्यूशन में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो मित्रों, ये हमने क्रांति पढ़ी। क्रांति आज अनेक नवीन भी हो रही हैं। ईरानी क्रांति भी हुई है, उसके बाद अभी अरब बसंत क्रांति हुई है। तो इन क्रांतियों के बारे में और अध्ययन कहीं ना कहीं जारी हैं। तो आप देखते हैं कहीं ना कहीं ये चारों कारण ही रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि अरब बसंत क्रांति में आधुनिकीकरण उत्तरदायी रहा है, तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रहनी चाहिए कि इन्हीं पर आधारित अध्ययन है। तो आप इतना ध्यान रखेंगे तो आपको दिक्कत क्रांति वाले टॉपिक में नहीं आएगी। अब हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने की प्रयास करते हैं, तो आप तैयार रहेंगे। मैं मानता हूँ आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो उसको हल करेंगे। पहला है अरस्तु के बारे में सही कथन है। ANR में है अरस्तु पॉलिटिक्स के 5वें भाग में क्रांति के कारण बताता है। सही है। तो सही कथन नहीं है, क्वेश्चन में नहीं भी लगाना पड़ेगा तब होगा। ये शायद भूल गए हैं, तो नहीं है करके होगा। क्वेश्चन इस तरीके से है, आप देख लेना। तो अरस्तु पहला जो है ऑप्शन इसमें नहीं है। में अरस्तु पॉलिटिक्स के 5वें भाग में क्रांति का कारण बताता है, बिल्कुल बताता है। अरस्तु क्रांति का संकीर्ण अर्थ बताता है, बिल्कुल सही बताता है। अरस्तु क्रांति को अच्छा नहीं मानता, ये भी सही है। तो सही क्या नहीं है? अरस्तु क्रांति के परिवर्तन का स्रोत मानता है, यानी कि क्रांति को अच्छा मानता है, नहीं अच्छा नहीं मानता। तो मित्रों ये ध्यान रखना, सही कथन नहीं है। इसमें नहीं जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो नहीं आपको जोड़ना ही पड़ेगा। तो नो वाला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे मित्रों देखते हैं, सापेक्ष वंचन को क्रांति से जोड़ते हैं। सापेक्ष वंचन को किसने जोड़ा है इसमें? TR गर ने, माओ ने, लेनिन ने, रोजा लग्जमबर्ग ने। ये तो मार्क्सवादी क्रांति की बात करते हैं। TR गर ही बात करते हैं। वाइमैन रेबेल 1970 में सापेक्ष वंचन और आधुनिकीकरण जुड़ जाते हैं तो क्रांति हो जाती। तो अपना आंसर TR गर हो गया। अगला मित्रों क्वेश्चन देखते हैं, द रेबिलियन सेंचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? टिल्ली एंड टिल्ली ब्रदर हैं। C टिल्ली, L टिल्ली, R टिल्ली हैं। तो ये रेबिलियन सेंचुरी की बात करते हैं, आधुनिकीकरण और सापेक्ष वंचन की बात करते हैं, तो ये हमें ध्यान है। तो इसका आंसर टिल्ली एंड टिल्ली ब्रदर हो जाएगा। अगला मित्रों देखते हैं, आधुनिकीकरण को क्रांति का स्रोत मानते हैं। आधुनिकीकरण से C जॉनसन जोड़ते हैं रेवोल्यूशनरी किताब में, तो बाकी तो ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये भी आसानी से हल हो रहा है हमारे सामने, इसमें भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मित्रों, फ्रांसीसी क्रांति की प्रशंसा किसने की थी? मैंने आपको बताया केवल फ्रांसीसी क्रांति की मेरी वोल्स्टनक्राफ्ट ही प्रशंसा करते हैं, तो डायरेक्ट ही आंसर मिल रहा है। अन्ना हरेंट, मार्क्स, एडमंड बर्ग की जरूरत ही नहीं है, तो हमें खाली मेरी वोल्स्टनक्राफ्ट को देखना है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा।
तो मित्रों इस प्रकार से हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इसके किए, लेकिन ये प्रश्न जितने ज़्यादा करें उतने कम होता है कि हम लास्ट में कुछ डालेंगे, लेकिन ये आप स्वयं भी बना बना के कर सकते हैं और फिर जैसे कोई एग्ज़ाम आता है तो हम उसके और ऐड कर देंगे, लेकिन आपको इस पर खुद भी मेहनत करनी है। अभ्यास दिमाग से होता है, सेल्फ भी होता है, तो दोस्त मिलकर भी कर सकते हैं, कहीं से मिले प्रश्न देख सकते हैं और हमसे कोई पूछना चाहें दुविधा हो तो हम दूर भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो में विदाई चाहते हैं आपसे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।